नमस्कार दोस्तों योगी आदित्यनाथ के राज उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो घटना निकल करके सामने आई, दो समुदायों के बीच संघर्ष को लेकर के और यूं कहे एक मौत को लेकर के, उस मौत से जुड़ी हुई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के, और जितनी बड़ी संख्या में देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर करीब करीब 3 दिनों तक लगातार जो कुछ भी दिखाया गया और जो कुछ भी आपको बताया गया और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बहराइच से ही जुड़ा हुआ था। जरा आप सोच करके देखिए कि मीडिया पत्रकार के अंदर दिखाए जाने वाले बहराइच की खबर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आप भूल रहे हैं। लेकिन अभी भी बिहार के भीतर, जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बिलास सिंह एक यात्रा निकालने जा रहा है। यह यात्रा खास तौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निकल रही है। जी हां, बिहार के भागलपुर से यात्रा निकल रही है और किशनगंज तक पहुंचेगी। जाहिर सी बात है कि ध्रुवीकरण होगा, जाहिर सी बात है समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होगा। जो विरोध करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके मुख्यमंत्री बिहार के हैं। जो यात्रा निकाल रही है उनकी पूरी पार्टी के बगैर बिहार के भीतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल है इस बात का असर आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या पड़ रहा है, या फिर यात्रा के बीच में कोई बड़ी घटना और अगर हो गई तो फिर सोच के देखिए कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर यही तमाम सारी बातें रेंगने लगेगा। इस दौर में सवाल कोई भी कर सकता है कि आपके जीवन पर असर क्या पड़ा। आखिर झारखंड के भीतर टिकटों के बंटवारे का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। 81 में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड के भीतर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बगावत करके निकले सरयुग राय इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट से झारखंड के भीतर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जनता दल के सहयोगी है। सरयुग राय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था जमशेदपुर के भीतर। लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के भीतर है, जेडीयू के भीतर है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के भीतर जितने लोगों को टिकटें दी गई, एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को भी झारखंड के भीतर मिली, जनता दल यूनाइटेड को भी 2 सीटें मिली झारखंड के भीतर। लेकिन आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के भीतर तनातनी चल रही है। खास तौर पर बात करें तो मुंबई की सीटों को लेकर के उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी से समझौता करने के मूड में नहीं दिखते। आखिरकार उत्तर प्रदेश के भीतर करीब करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है और उसके भीतर केवल 2 ही सीट कांग्रेस पार्टी को देंगे। इस बात को लेकर के अब यह भी चर्चा चल पड़ी है उत्तर प्रदेश के भीतर से कि दरअसल समाजवादी पार्टी बदला ले रही है, हरियाणा का बदला ले रही है। उसको कोई जगह मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ ने नहीं दिया था और यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने दिया था हरियाणा के भीतर। तो ऐसे में 2 ही सीट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के उपचुनाव जहां पे होने हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वहां पर कांग्रेस आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सीट है गाजियाबाद वाली और खैर की सीट होती है। लेकिन आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल है कि टीवी स्क्रीनों पे उन तमाम सारी खबरों को रेंगते हुए अगर देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सिवाय इस बात की कि आपकी आंखें देख रही होती है, कानों में एक हुड़दंग भरी आवाज टीवी स्क्रीन के द्वारा दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। लेकिन आपके जीवन पर क्या इसका असर पड़ता है? तो आज इन्हीं तमाम सारे बातों के ऊपर आज हम आपके साथ आपके जीवन पे और इन भारत देश के भीतर उन तमाम सारे परिस्थितियों के ऊपर आपके साथ ही जोड़ करके देखना चाहते हैं, और जो इस बात का जिक्र इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को करनी चाहिए, जिन तमाम सारे बातों का जिक्र इस भारत देश के आम लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, उनकी जिंदगी, उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम सारे सवालों को लेकर के, उनके जीवन से जुड़े हुए मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करनी चाहिए, वो एक झटके में गायब क्या हो गया? क्या ऊपर से क्या कोई आदेश होता है टीवी चैनल वालों को कि मत बताइए इस देश में महंगाई कितनी है, मत बताइए कि आरबीआई की नई नीतियां जिस रास्ते देश के भीतर चल रही है उसमें बैंकों का क्या हाल है? क्या नहीं बताइए कि शेयर मार्केट से दुनिया के तमाम एफआईआईज कितना पैसा हर दिन निकाल रहे हैं? यह भी इस दौर में नहीं बताइए कि वाकई आरबीआई नोट छाप करके इस भारत देश के कॉर्पोरेट को संभाले हुआ इस दौर में। यह भी आप नहीं बताइए कि गरीबी मुफलिसी की हालत कितना है भारत देश के भीतर। यह भी मत बताइए कि प्राइवेटाइजेशन ना तो चल पा रहा है और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट रवानगी के ऊपर है। इसके बावजूद भी पहले 100 दिन के भीतर जो बहुत बड़ी रकम का जिक्र भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने किया कि हमने पहले स्ट्रक्चर के भीतर इतना, पिछले अगले 100 दिनों में इतना खर्च कर दिया, इस पे कोई आंकड़ा मत मांगिए। ये आदेश क्या सच में मीडिया पत्रकार को बता दिया गया है, या मीडिया इस बात को अभी समझ गई कि इन तमाम सारे बातों का अगर जिक्र करेंगे तो सरकार फंस जाएगी,
सरकार की उलझने इस चुनाव में बढ़ जाएगी। उलझने बढ़ेगी तो फिर लोगों के भीतर गुस्सा पनपने लगेंगे, लोग ये सवाल पूछने लगेंगे कि क्या सच में उनकी अपनी जिंदगी में ना रोजगार बचा, ना इंश्योरेंस का पैसा बचा, ना ही स्वास्थ्य अच्छा रहा, न शिक्षा, तमाम सारी चीजों पे काफी मुफलिसी में जिंदगी चल रही है। इन तमाम सारी बातों के बीच रसोई यानी किचन से आलू प्याज तक गायब हो गया। ये कैसी परिस्थितियों के बीच भारत देश के भीतर तमाम सारी परिस्थितियां आखिर कैसे उलझने पैदा कर देती है। गवर्नमेंट एक आंकड़ा जारी करता है कि देखिए पिछले महीने महंगाई 3.6% थी, आज बढ़कर के 5.8% होगी। पिछले करीब 9 महीने के भीतर सबसे ज्यादा महंगाई दर है। पिछले करीब 2 वर्षों के भीतर इस भारत देश के अंदर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो कोर सेक्टर होता है वो नेगेटिव में, माइनस में चला गया है। इस बात से केवल बातें नहीं बनेगी, सीधे सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए तमाम सारे सवालों को लेकर के आज काफी इस पर गहन चर्चाएं और गहन अध्ययन करने के बाद आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के बीते 10 साल की परिस्थितियों में उस समय आप कहां खड़े थे 10 साल पहले और इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, इसका सरकार द्वारा दिया गया आंकड़े के हिसाब से पैसे में कन्वर्ट करके परिस्थितियों को समझने की आज कहीं ना कहीं प्रयास की जाती है। इसीलिए आप तमाम सारे बातों को आज देखिए, समझिए और सुनिए कि आखिर किस तर्ज पर, किस तरीके से इस भारत देश के भीतर लोग जिंदा हैं और जिंदा रहने के लिए सरकार के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के ऊपर कैसे देश के करोड़ों लोग निर्भर हो चुके हैं। इस देश के प्रवासी मजदूरों के पास भी मौजूदा समय में कोई काम नहीं होता है। मनरेगा के भीतर भी करीब 100 दिन तो काफी दूर की बात होती है, 50 दिन का जिक्र पिछले साल तक हुआ करता था, वह भी इस दौर में गायब हो गया। शहर के भीतर रोजगार की परिस्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन चुनाव का दौर है, टिकटों का बंटवारे का दौर है, इन तमाम सारे बीचों के बीच कहीं शोर है, हंगामा है, मीडिया पत्रकार इसी दिशा में चर्चा करते रहे, बहस करते रहे और परिस्थितियां धीरे धीरे और कहीं ना कहीं नाजुक होती चली जाए। क्योंकि जो कहते हैं ना कि बैरोमीटर जो असल शेयर मार्केट का होता है वह भी इस दौर में इतना डामाडोल होता है कि सिर्फ इस महीने उसने करीब 20 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए गंवा चुके हैं। हर दिन कुछ लाख करोड़ रुपए गायब हो जाता है शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से, क्योंकि एफआईज तो ऐसा निकाल लेता है। लेकिन आज आपके किचन से बात की शुरुआत करते हैं। ये काफी इस दौर में महत्वपूर्ण है कि सब्जी की कीमत मौजूदा वक्त में एक औसत अगर इसका आप निकाल करके देखिएगा, आज भी हम सामने सब्जी लेने गए और सब्जी खरीद के आए हैं, इसमें आपको औसत अगर एवरेज एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी चीज का 100 रुपया है और 100 रुपये में जो आज सब्जी आप खरीद रहे होंगे वो 10 साल पहले कितने में खरीदा करते थे, इस बात को लेकर के एक साफ तौर पे बहुत सागोई के तरीके से सब्जी के बारे में आप सोच लीजिए कि करीब 30-32 रुपए की सब्जी जो 2014 में जो मिला करती थी वो आज करीब 100 रुपए में मिलती है। आज ये भी बात आज आप देख लीजिएगा कि इस दौर में सरकारी कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर के भीतर रोजगार में कमाई कितनी बढ़ गई। लेकिन तमाम बातों का असर कैसे हुआ, पहले इस बात के आंकड़ों को बताते हैं, उससे समझिए। आखिर सब्जी यानी 30 रुपए की सब्जी 2013-14 में थी वो अब इस दौर में 100 रुपए की होगी। 28-30 रुपए के तेल 100 रुपए में हो जाती है। करीब 50-52 रुपए का जो फल मिला करता था वो करीब 100 रुपया प्लस में है। 27-28 रुपए की दाल अभी 100 रुपए किलो मिलता है। किसानों के अंदर जो बीज मिलता था इससे पहले वो बीज करीब 29-30 रुपए के आसपास मिलता था, वो आज करीब 100 रुपए केजी मिलता है। जो खाद की कीमत 2013-14 में थी वो करीब 31-32 रुपए थी, जो बढ़कर के अब 80 से 100 रुपए के बीच हो गई। डीजल 2013-14 में 60 रुपए के आसपास था, आज वो 100 रुपए के पार है। आखिर पेट्रोल उस समय 75 के आसपास मिला करता था, इस समय 100 पार मिलता है, 100, 114, 112। आप अपने घर में पेंट कराते हैं ना चूना का, उसका कीमत कितना था, आज बढ़ के कितना हो गया। होली है, दिवाली है, लोग करते हैं। इस देश में लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए उसके जानकारी में ये बात अगर समझ आए कि अगर उसके औसत निकालिएगा, एवरेज निकालिएगा तो करीब एवरेज 40 रुपए की जो भी चीज मिला करती थी वो अब 100 रुपए के आसपास हो गई है। इतनी महंगाई और इतने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, खास करके अपर मिडिल क्लास को भी शामिल कर लीजिए, इनकी जो औसत इनकम जो बढ़ी है, औसत कमाई जो बढ़ी है वो करीब बढ़ी है 5% से लेकर के 11% के आसपास। यानी ये कहे कि 5 से 10 के आसपास जो बढ़ी, एक राउंड फिगर में ले, और कोई भी चीज को बाकी 60 से 100 हो जाता है तो बाकी सबकी यानी इस दौर में एवरेज कीजिएगा तो 100 से 150% की बढ़ोतरी पिछले 10 साल की तुलना में लगातार हो गई।
पिछले बाजार से जो भी सामान लेने जाते थे और अब जो सामान लेने जाते हैं, इन दोनों को मिलाकर के आप खुद ही सोच करके देख सकते हैं। और दूसरी एक परिस्थिति और भी है कि मौजूदा वक्त में सरकार करती क्या है। सरकार ने जीएसटी का जो खेल खेला और जीएसटी के आश्रय इस भारत देश के भीतर अलग अलग टैक्सों के जरिए जो आम लोगों से वसूली शुरू हुई, चाहे सेस के जरिए हो, वो एजुकेशन सेस हो सकता है, एजुकेशन के साथ हेल्थ सेस हो सकता है, कम्युनिकेशन सेस होता है, इस भारत देश के भीतर में रोड और ट्रांसपोर्ट सेस भी होता है। इसको अगर सबको इकट्ठा कर दीजिएगा इस दौर में, तो करीब करीब 2014 के दौरान, अगर उस दौरान में अगर आप जाइएगा, आज से करीब 10 वर्ष से पहले की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में जैसे आज बजट, देश का बजट करीब करीब 48 लाख करोड़ का होता है और सरकार टैक्स से करीब करीब 43 यानी 43 लाख करोड़ रुपए लेती है। यानी ये कहे कि इस बात को अगर 100 के हिसाब से कन्वर्ट करके देखिएगा, सीधे सीधे तौर पर अगर इस बात को ऐसे समझिए कि आज के दौर में अगर मौजूदा सरकार के पास 100 रुपए हैं, तो फिर सरकार उसमें से करीब करीब 90 रुपए से ज्यादा आपसे केवल टैक्स वसूलती है। तो सरकार आपके टैक्स के पैसे से चलती है। उसी में से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया, उसी के भीतर से 5 किलो अनाज आपको दिया गया, उसी में से बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार की कोई अलग जेब नहीं होती है, कोई अलग खजाना नहीं होता है। जो टैक्स का पैसा उसी को दिखाना और बताना है, उसी में से खर्च करना है। तमाम सारी योजनाएं उसी के तहत चलती है। एक बात आपके मन में यहाँ पर तुरंत पैदा हो जाना चाहिए कि अरे ये तो हमारा ही पैसा है, हमें ही लौटा के दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, आप ही का पैसा, आप ही का जेब के पैसा से निकाला जाता है, यही लौटाया जाता है। इससे पहले जो सरकार होती थी वो डरती थी, घबराती थी, वो कह ही नहीं पाती थी, देश को बता ही नहीं पाती थी। लेकिन इस दौर में सब कुछ खुला खेल है। खुले तौर पर यह बात बताया जाता है कि देखिए हम दे रहे हैं। ये हम का मतलब मौजूदा समय में ये होता है कि दरअसल हम ना होते तो आपको ये सब मिलता ही नहीं। और ये करीब करीब 100 रुपए में से जो 90 रुपए टैक्स के जरिए जो आपके जेब से उछल जाते हैं, तो आपके मन में एक सवाल मौजूदा वक्त में और उत्पन्न होना चाहिए कि 2014 में कितने टैक्स लिए जाते थे। उस समय जो 100 रुपए की कमाई थी एवरेज मान लीजिए, उसमें से 65 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते थे। यानी ये कहे कि करीब करीब 25 रुपया और बढ़ गया टैक्स वसूलने का इन 10 सालों के दौरान। कमाई कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, मुफलिसी में जिंदगी जीने की मतलब कि लोग मजबूर है। तमाम सारी परिस्थितियां आपके सामने है और इससे आप बच नहीं सकते। बच के निकलने का नहीं मतलब ये होता है कि जो कोई भी ये बात सोचते हैं कि दुनिया के अलग बाजारों के भीतर अगर चले जाए तो उनके लिए तो डॉलर सामने खड़ा। आज के दौर में 84 रुपया, कहिए 84 रुपया तो एवरेज मतलब थोक मूल्य होता है, लेकिन बैंक के जरिए करेंसी को कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो करीब आपको 85 से 86 रुपये वहां पर लेता है जब कन्वर्ट कराइएगा। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि उस समय क्या था। तब 59 रुपए 75 यानी करीब करीब 60 के आसपास था। जो बैंक का ट्रांसफर था वो $1 के मुकाबले 60 के आसपास था, वो बढ़कर के अब 85 हो गया। यानी यहां पर भी करीब करीब 25 रुपए की बढ़ोतरी केवल डॉलर की कीमत में हो गई। यानी ये कहे कि बीते 10 साल के भीतर जो भारत के 13 लाख युवा छात्र पढ़ाई के लिए दुनिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में इस फाइनेंशियल ईयर के भीतर गए, वह जो पैसा 2016 के दौरान दे रहे थे, जितना पैसा दे रहे थे, अगर मान लीजिए कि वो 5 लाख रुपए देते थे, तो आज के दौर में वो बढ़ करके 7.5 लाख रुपए उनको देना पड़ रहा है केवल डॉलर की कीमत को लेकर के। अगर ओरिजिनली इस बात का फैक्ट आपको जानना है तो दुनिया के बाजार में इस देश का जो पैसा है, जो डॉलर में कन्वर्ट करके जो करेंसी जाती है, वहां पर ट्यूशन फी, तमाम सारे खर्चों को लेकर के यह उस वक्त तक करीब करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास होती है, जो इस दौर में बढ़ करके छात्र में बढ़े। लेकिन उतनी ही छात्रों को अगर आज काउंट करके देख लीजिए तो करीब कितने हो जाएंगे, 2.5-3 लाख करोड़ हो जाए। अब मौजूदा समय में कहेंगे 13 लाख करोड़। कितना फीस दिया जा रहा है जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसका एवरेज करीब करीब इस दौर में निकलता है करीब करीब 6 लाख करोड़ के आसपास का। तो इतना जो पैसा जो बाहर जा रहा है देश से, वो इस देश में जिन्होंने कमाया, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एजुकेशन का कर ही नहीं पाते, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर ही नहीं सकते। दुनिया के बाहर, दुनिया के तमाम देशों से लोग भारत आते हैं, वहां से जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं केवल 2 लोग आते हैं। एक एक्सचेंज प्रोग्राम के भीतर जो अलग अलग देशों के बीच होते हैं एक्सचेंज, और दूसरा भारत से जो ज्यादा गरीब देश है, जैसे ये कहे कि गरीब कहे या कहे एजुकेशन के हिसाब से उनको लगता है कि भारत ज्यादा है, जैसे कि अफगानिस्तान है, उसमें नेपाल होता है, उसमें भूटान होता है, उसमें श्रीलंका होता है, उसमें बांग्लादेश होता है, उसमें म्यांमार आप शामिल कर लीजिए।
उसमें अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, ये सारे देश एक परिस्थिति के भीतर भारत विकसित होने जा रहे हैं। इन तमाम देशों के नजरों में भारत की इकोनॉमी दुनिया के तीसरे बड़े इकोनॉमी बनने जा रही है, लेकिन बात इससे भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाती है। अगला सवाल ये होता है कि जब मौजूदा भारत देश के भीतर में किसी भी चीज को अगर रेल के अंदर अगर आप सफर कर रहे थे 10 साल में करीब करीब 60% से ज्यादा किराए में इजाफा हो गया है रेलवे के भीतर। इतना ज्यादा बढ़ोतरी का मतलब बहुत साफ होता है कि कल तक जो आप मान लीजिए कि 100 रुपए में कोई टिकट लिया करते थे, अब उसको लेने के लिए आपको करीब करीब 160 रुपया प्लस देना पड़ेगा। यह एक औसत होता है डाटा ये रेलगाड़ी के टिकट को लेकर के, भारतीय रेलवे को लेकर के। जो सोना खरीद रहे हैं आपको पता ही होगा आज के दौर में करीब करीब 70,000 यानी 77,000 प्रति 10 ग्राम का कीमत होता है। अगर 2013-14 में आइएगा तो उस दौर में सीधे तौर पर 20,000 अभी से कम कर लीजिए, 25,000 के आसपास कम, उस समय में 54-55,000 का मिलाकर। अभी जो पूरे इकोनॉमी संभालने का परिस्थितियों के बीच जो गवर्नेंस का हिस्सा होता है वो अपने आप में और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। मौजूदा सरकार ने एक डाटा जारी किया था, जानकारी दिया था कि उसने इस भारत देश के भीतर में पहले 100 दिनों के भीतर ही जो तमाम सारे प्रोजेक्ट्स को शुरुआत किए, उन प्रोजेक्ट्स को अपने तौर पर करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के वो तमाम सारे प्रोजेक्ट थे जो शुरुआती 100 दिनों में उन्होंने किया, उन्होंने बताया, वो डाटा जारी किया। लेकिन सरकार का ही एक डाटा बताता है, आंकड़ा बताता है कि जो बीते दिनों यानी ये कह कि बीते 5-6 सालों के भीतर इस दौरान करीब करीब 900 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अब अधूरे पड़े हुए हैं, आधे बने हैं और कहीं पर सिर्फ शिलान्यास भर हुआ है। इस परिस्थिति के भीतर इसका बोझ जो है मौजूदा सरकार के ऊपर करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया का बढ़ चुका है। यह भी सरकार का ही डाटा होता है, ये कोई ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं, मेरे द्वारा बनाया गया आंकड़ा नहीं है जो आप कह दे कि इतना लाख करोड़ बढ़ गया फिर 15 लाख करोड़ का कहां से जिक्र कर रहे हैं, 6 लाख का जिक्र कहां से कर रहे हैं, तो इन तमाम योजनाओं का क्या होगा और कहां पर है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 15 लाख करोड़ रुपए जो पिछले अगले 100 दिनों में उन्होंने जो बताए वो तमाम सारी परिस्थिति कहां है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा जो सरकार के अटके हुए तमाम सारे प्रोजेक्ट है उसके भीतर सबसे ज्यादा रेलवे के होते हैं, कम्युनिकेशन के होते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन के होते हैं, एविएशन से जुड़े हुए होते हैं, माइनिंग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सारा बात कहीं ना कहीं ये बताता है कि दरअसल इस देश की इकोनॉमी को लेकर के जो कवायद जो रवायद होनी चाहिए वो केवल और केवल आंकड़ों के डाटा के हिसाब से और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मौजूदा सरकार हर समय कुछ नए प्रोजेक्ट को नए परसेंटेज को सामने लेकर आ जाता है और हम आप उस परसेंटेज को गुना भाग इधर उधर घटा जोड़ करेंगे नहीं, ये तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार 25 रुपए 30 रुपए के आलू 5 रुपए के आलू 25 रुपए कैसे होता है, ये 15-20 रुपए का प्याज 60 रुपए प्याज 80 रुपए पार कैसे कर गया, 10-20 रुपए के टमाटर 100 रुपए पार कैसे कर गया। और सरकार के कर्मचारी बाकायदा इस दौर में लगे हुए कि सस्ता चावल, हाँ चावल 25-30 रुपए का, अभी 70 रुपए का, सस्ता प्याज, सस्ता आटा, सस्ता चावल, सस्ता दाल, सब कुछ सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचा था। ये काम सरकार की तो नहीं थी। अभी इस स्थिति में सरकार आ गई तो इस स्थिति में सरकार कैसे देश भर में सस्ते सरकार जो है सस्ते प्याज पहुंचाने के लिए प्रयास करती है। अब एवरेज जो आटा चावल जो पहुंचाते हैं उसमें औसत लोगों की संख्या जो होती है वो करीब करीब 80 से 120 लोगों की बीच होती है जो कर्मचारी इसमें जुट चुके हैं। वो पैसा भी तो टैक्स पेयर का ही पैसा उनको पे होता है, करीब करीब 90% पैसा तो देश के भीतर टैक्स से वसूले जाते हैं। अब इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जो लोग ये बात सोचते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा खूब बनाया जा रहा है तो उनको इस बात को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। केवल अक्टूबर को महीना को अगर आप काउंट कर लीजिए, पहले करीब करीब 17-18 दिन यानी अभी 18 है तो 75,000 करोड़ रुपया FIIs निकाल सकते हैं सेल करके, यानी बेच के चले गए शेयर मार्केट से। इस दौर में डॉलर का कीमत बढ़ गया, रुपया सस्ता हो गया, पैसे की भुगतान तो डॉलर में हुआ तो उनकी कमाई वहां पर भी हो जाती है। अब हम यहां से जो सामान खरीदारी करते हैं वो अभी हमको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में जो हम इंपोर्ट करते हैं जो भी प्रोडक्ट जो भी सामान और जो एक्सपोर्ट करते हैं, इन दोनों का अगर मार्जिन महीने दर महीने लगातार बढ़ता जाता है और ये करीब करीब कम हो बेस कहे हर महीने कभी 20%, कभी 22%, कभी 25%, कभी 35%, कभी 40%। बात इतनी भर तो साफ नहीं होती है। बात है कि इस भारत देश के खजाने के ऊपर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप का जो असर होता है वो हर महीने वो औसत भी उसको निकालिएगा तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल ही जाएगा, आ ही जाएगा, देख लीजिएगा। फिर वहीं पर मौजूदा समय एक और सवाल उत्पन्न होता है कि इसके भीतर कॉर्पोरेट का अपना बिजनेस कैसे चलता है, उसका अपना नेटवर्क कैसे लगातार बढ़ता है और इसको इस दौर में साधेगा कौन, क्योंकि देश के किसान के लिए लागत महंगी हो गई।
इस भारत देश के मिडिल क्लास के लिए जीवन जीना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया, उनकी लागत मुश्किल हो गई। इस देश के भीतर में हर वह तमाम सारे चीज जो आपको जिसको भी आप हाथ लगाए खरीदने जाए वो अपने आप में कॉस्टली है, और हर वो चीज इस भारत देश के भीतर बनती हो या फिर ना बनती हो, लेकिन इस भारत देश के भीतर रोजगार दे पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फैक्ट्री आउटलेट नेगेटिव में, माइनस में चला गया। जरा इस बात को आप खुद ही सोच करके देखिए। यानी ये कहे कि मौजूदा समय में कोई एक व्यक्ति को काम नहीं देंगे, लेकिन एक व्यक्ति को निकालने की परिस्थिति में मौजूदा समय में ये भारत देश निकल करके सामने खड़ा हो गया। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फैक्ट्री से हो, जो उत्पादन जो प्रोडक्शन लगातार होता है उस दिशा में आप जाके देख सकते हैं। जो कोर सेक्टर हो है, जो इलेक्ट्रिक का हो, माइनिंग का हो, जो मोबाइल का हो, जो सीमेंट का हो, लोहे का हो, इन तमाम सेक्टरों के भीतर अगर आप जाकर के एक औसत भी निकालिएगा तो आपके पास -3.7% के आसपास का एक डाटा आएगा। इसका क्या मतलब होता है? माइनस में जाता है डाटा। मतलब इस दौर में बहुत साफ होता है कि मौजूदा भारत देश के भीतर में जिस इकोनॉमी को मौजूदा समय में सरकार संभालने की बार बार दावा करते हैं, क्या वो कॉर्पोरेट के आश्रय संभाल रही है, और कॉर्पोरेट को जो संभालने की जो दायित्व जिसको सौंपा गया वो क्या आरबीआई है। और आरबीआई का बैंकों का साफ साफ निर्देश होता है कि जो कोई कर्ज ले रहे हैं और जो जिनकी भी अपनी जितनी भी नेटवर्थ है 100 करोड़ के ज्यादा की नेटवर्थ है, उनसे आप वसूली न करें। उनके यहाँ आप कम से कम पहलवानों को ना भेजे साहब, किसी को ना भेजे वसूली करने के लिए। वसूली करनी है तो किसानों के यहाँ भेजिए, उसका खस्सी बकरी उठा लेगा, मिडिल क्लास के यहाँ चले जाएगा, उसका मोटरसाइकिल उठा के ले आएगा, किसी के यहाँ भेजिए। लेकिन 100 करोड़ पार का जिसके पास नेटवर्थ कर चुका है उसके यहाँ किसी को मत भेजिए। 100 करोड़ पार के नेटवर्थ वाले लोगों का कर्ज इस भारत देश के बैंकों के ऊपर करीब करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। वो 16 लाख करोड़ अलग होता है जो माफ कर दिया गया, जिसका जिक्र सियासी तौर पर बार बार होता है, हमने भी कई बार किया है। यह बिल्कुल एक अलग परिस्थिति होती है। तो इस बाजार के भीतर में क्या असर होता है जो आपके जीवन पे पड़ रहा है, उसका असर कहां पर होता है? उसका असर दरअसल पड़ रहा है मौजूदा समय में इस भारत देश के भीतर में किसी भी हालत में इंडस्ट्री लगाने के लिए मौजूदा समय में सरकार सब्सिडी दे देती है, पहले भी मिलती थी। ऐसे में मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार या एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश काफी मायने रखते हैं। अब वहां की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आप समझिए जिससे आप चीजों को थोड़ा और रिलेट कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वहां पे करीब करीब 72% तक सब्सिडी देने का ऐलान जो भी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उसको वहां की सरकार देगी। ये आंध्र प्रदेश का नया नियम, नया ऐलान या नया जो भी कह लीजिए। कंपनी सब्सिडी जो 12% थी उसको 44% कर दिया गया। वहां पर जो सबसे पहले 200 कंपनियां आएगी उसमें 30% के बदले 62% सब्सिडी देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो 40% सब्सिडी देते थे, उनको अब 70% सब्सिडी देंगे। और 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश के भीतर। उसके भीतर एक रतन टाटा के नाम पर इनोवेशन हब भी बनेगा। नाम कुछ भी आप लेते चले जाइए, पैसा कंपनियों के पास नहीं, वो बैंक से कर्ज उठा रहे हैं। और बहुत ही आसान से चीज अगर बहुत ही बारीकी तरीके से समझना है तो इसको ऐसे समझिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को करीब करीब 70% जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो 70% के बाद बचे 30%, उस 30% को 100% बता करके बैंक से जो कर्ज लिया जाएगा उसके बाद केवल और केवल करीब 5 से 7% के आसपास पैसा किसी कंपनी को देना है, और एक ही झटके में 70% पैसा उसके खाते में सब्सिडी के तौर पर, और उस सब्सिडी के आश्रय ही सारी सुविधाएं, और उसमें से पैसा निकाल करके कुछ बैंक को दे दे। ईमानदार अगर हो तो, ना हो फुर हो जाए और राज्य डेवलप करने लगे। ये पैसा इतना कहां से आ रहा है? ये पैसा आरबीआई क्या नोट को छाप करके दे रहा है? क्या उसी के आश्रय पूरा शेयर मार्केट भी चल रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट इस अक्टूबर के महीने के अंदर अगर बीते 17 दिनों के भीतर देखेंगे, जो दुनिया भर के भीतर युद्ध का माहौल है, इस भारत देश के भीतर डॉलर और रुपये की परिस्थिति जो होती है, ये इकोनॉमी कैसे किस रूप में कैसे संभालेगा राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, ये सवाल जब धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है। उसके भीतर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सामने है, तो ऐसे में करीब करीब 19,75,000 करोड़ रुपए मौजूदा समय में गायब हो गए शेयर मार्केट से एक ही दौर में, इसी 17-18 दिन के भीतर। वो पैसा किसका डूबा, किसका नहीं डूबा। लेकिन जब आप मैनिपुलेशन के भीतर आएंगे तो बड़ी कंपनियों का नेटवर्क इस दौर में भी लगातार बढ़ रहा है, जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
तो किस इकोनॉमी को संभालते और समझते हुए, परखते हुए इस भारत देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को या कहीं ना कहीं निर्देश दे दिया गया कि इन तमाम सारी चीजों को आप मत दिखाइए, इसको दिखाने की टीवी स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत नहीं। आपको बहराइच दिखाना है, आपको बिहार दिखाना है, आपको टिकटॉक का वितरण दिखाना है। चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर कितना बड़ा और कितना व्यापक और कितना बड़ा ब्रांड के तौर पर है, ये तमाम सारी बात बता दीजिए। लेकिन मौजूदा भारत देश के भीतर में आम लोगों की रसोई के भीतर, आम लोगों के किचन के भीतर आप मत झांकिए। डिग्री लेकर के किसी बेरोजगार बच्चे से कोई सवाल मौजूदा समय मत आप कीजिए। बैंकों के उलझन के भीतर, बैंकों के भीतर काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारियों से सवाल आप कभी मत कीजिए, जो कि सियासी साधने के लिए, राजनीति को साधने के लिए लोग आतुर रहते हैं, उसी अनुसार आपको आगे चलना उनका काम हो गया, जिसका ताजा प्रयोग महाराष्ट्र के भीतर किया गया। लाडली बहना योजना को लेकर के बैंक के मैनेजर से लेकर के जीएम तक सबको एक ही खप्ताओं पे, एक ही पैर पे खड़ा कर दिया गया कि पैसा हर हाल में चुनाव के ऐलान से पहले पहुंच जाना चाहिए। आखिर चल क्या रहा है? और सब पहुंचाने में जुट गए। छुट्टियां रद्द, लोग जुटने लगे, कोई नहीं, पैसा सबको जाने चाहिए, खाते खुल रहे हैं, फटाफट फटाफट तमाम सारी चीजें चल रही है। राजनीति के भीतर, राजनीति के भीतर, राजनीति के भीतर ये क्या है? लेकिन इस पूरे परिस्थिति के भीतर मेन स्ट्रीम मीडिया गायब होता है। चौथे पिलर यानी इस भारत देश का वह पिलर, वह स्तंभ जिसका काम ही है कि इस देश के भीतर का हुआ स्थिति की, उस सच्चाई को सामने रखने की है, सरकार से सवाल करने की है, सरकार से सवाल पूछने की है। कल अगर कोई आफत हमारे देश के भीतर आ जाएगा तो फिर फोर्थ पिलर भी कैसे बचेगा? इतने सारे क्या कैसे बचेगा जिसके चकाचौंध लगातार खबरों को बनाते हैं? ये अलग बात है कि आपके जरिए तमाम सारे पैसा हमने भी बना लिया, लेकिन सवाल तो इस बात का होता है मौजूदा समय की इस भारत देश के लोगों का जो हाल होता है, उसके भीतर उनका जो गुस्सा होता है, उसके लिए इस देश के भीतर अगर कोई जगह ही नहीं है तो फिर कब तक और कितने दिनों तक ये तमाम सारी चीजें चलेगा? इसके भीतर ये देश की जनता खो ही जाए, डूब जाए, गायब हो जाए। अच्छा आज वहां पर आज बुलडोजर चलेगा, अच्छा आज वहां पर उनको ऐसे कर दिया गया, अच्छा वहां पर ये यात्रा निकल रहा है, वोटों का दुर्विकरण कैसे हुआ, अच्छा वहां पर तनाव हो गया, अच्छा टिकट बांटने में इसकी चली या उसकी चली, अच्छा टिकट उसको इतना मिला और टिकट कितना देने के बजाय कितना पैसा कौन पार्टी लिया, और कांग्रेस के भीतर का भ्रष्टाचार हिस्सा अभी बड़ा नहीं है, और इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के भीतर टकराते हुए परिस्थितियां, क्या एनडीए गठबंधन के भीतर भी तमाम सारी चीज समा गई है? वहां पर एक बेहतरीन फैसला है, जीत के लिए जो भी आना चाहिए आ जाए, जुट जाए, आ जाए, वॉशिंग मशीन में धो करके चले आए। हारने वाले लोगों को स्पेस नहीं मिलेगा, जो जिता दे, जितना भी कॉर्पोरेट क्यों ना आ जाए। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर से केस हट गया, जो उन्होंने जेल भी गया था। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में 24वें व्यक्ति होते हैं, लंबी लिस्ट होती है। जी हाँ, उसके भीतर अजीत पवार का नाम भी शामिल होता है, तमाम सारे लोगों का शामिल होता है जिनके केसेस बंद हो गए, प्रफुल्ल पटेल का भी। लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा? असर तो इस बात से पड़ेगा कि 2014 के भीतर जो 28, 30, 32 रुपए के लेकर के जो तमाम सारे सामान मिल जाया करते थे, इस समय करीब करीब 100 रुपए उसके भीतर लग जाते हैं। और इस बात को आज के दौर में आप खुले तरीके से, बड़ी शांति तरीके से समझ लीजिएगा। सोते तब देख रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।